हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कल हम लोगों की चर्चा हो रही थी स्थानीय स्वशासन के बारे में। हम आपसे डिस्कस कर रहे थे स्थानीय स्वशासन। हमने आपको बताया था कि चोल साम्राज्य की बहुत महत्वपूर्ण जो है देन है, जो कि उस समय बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से चल रही थी। तो कल हमने आपसे स्थानीय स्वशासन के बारे में आपसे हमने डिस्कस किया था कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो है ग्राम समूह आते थे, और इन ग्राम समूहों को जो है क्या कहा जाता था, कुर्रम कहा जाता था। कल हमने आपसे इसके बारे में डिस्कस किया था। तो कुर्रम की अगर बात करते हैं, दो तरीके की संस्थाएं आती थी, एक कुर्रम आती थी, दूसरी तकुर्रम या फिर तनियूर। तो इन दोनों में हमने डिफरेंस क्या बताया था कि अगर नगर ग्रामों की संख्या 50 या 50 से कम होती थी तो उन गांवों के समूह को जो है कुर्रम कहते थे। लेकिन अगर गांवों की संख्या 50 से अधिक हो जाती थी तो उनको जो है तकुर्रम या तन्नियोर कहते थे। तो इस तरह से हमने आपको डिफरेंस बताया, किसमें, कुर्रम में, तनियोर और तनियोर या तकुर्रम में आपको हमने अंतर बताया। इसके बाद में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हमने 3 संस्थाएं पढ़ी थी। तो वो 3 संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो वो 3 संस्थाएं जो है थी, एक नगरम होती थी, एक उर होती थी, तीसरी जो होती थी वो सभा या महासभा होती थी। तो अगर हम नगरम की बात करते हैं तो नगरम के अंतर्गत जो है व्यापारी वर्ग आता था, यानी कि जो भी व्यापारी वर्ग होता था वो जो है नगरम के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद में जो उर होता था, तो उर में जो है साधारण लोगों की ये जो है ग्राम सभा होती थी, यानी कि नॉर्मल जनरल लोग रहते थे। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं सभा या महासभा की, तो सभा या महासभा के अंतर्गत उच्च वर्ग के लोग आते थे या ब्राह्मण लोग आते थे। ठीक है, तो ये जो है स्थानीय स्वशासन की 3 संस्थाएं थी जिनके बारे में हमें आपसे कल डिस्कस किया हुआ था। और एक चीज और बताई थी हमने कि महासभा की सभा को जो है क्या कहा जाता था, तो महासभा में जो सभा होती थी उसको जो है पेरीगुर्र कहा जाता था। और इनके सदस्यों को जो इन सभा के सदस्य सदस्य जो होते थे, तो उन सदस्यों को जो है पेरुमक्कल कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में जो ये सभा होती थी, तो ये सभा चलाने के लिए समितियां होती थी, तो उन समिति को वारियम कहा जाता था। और इस वारियम के सदस्यों को वारी पेरुमक्कल कहते थे। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमने बताया था, कुछ समितियों के नाम बताए थे, जैसे कि 3-4 समितियां आपसे हमने बताई थी। तोट्टवारियम समिति बताई थी, एरीवारियम समिति बताई थी, और 2 और हमने बताई थी। आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा तो सारी जानकारी हो जाएगी, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो हमने जो है 4 समितियों के अंतर्गत ये जो वारियम समिति थी ये चलती थी। और इसके बाद में हमने लास्ट में आपसे चर्चा किया था कि इस वारियम के सदस्यों का जो चुनाव होता था तो उनकी योग्यताएं क्या क्या थी। तो योग्यताओं के बारे में भी हमने आपसे कई सारी योग्यताओं के बारे में बताया था कि अगर योग्यता की बात करते हैं तो उस व्यक्ति के पास 1.5 एकड़ जमीन होना चाहिए, या फिर इसके बाद में ये एक वेद का ज्ञाता होना चाहिए, और या अगर वेद का ज्ञान नहीं तो किसी भाष्य की जानकारी होना चाहिए, वो किसी भी गलत काम में जो है फंसा हुआ ना हो। और जो व्यक्ति इस वारियम का सदस्य होना चाहता था, यानी चुनाव में भाग लेना चाहता था, तो उसका अगर सगा संबंधी 3 वर्ष के पहले, यानी कि चुनाव के 3 वर्ष के पहले अगर इस समिति का सदस्य है तो वो सदस्य वैध नहीं माना जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन सारी बातों से इन सारी बातों के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज हम आपसे बात करते हैं कि चुनाव जो है किस तरीके से होता था। कल हमने डिस्कस किया था कि जो सदस्यों का चुनाव होता था उनकी योग्यताएं क्या होती थी, और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि जो सदस्यों का चुनाव होता था तो वो कैसे होता था। तो अगर हम सदस्यों के चुनाव की बात करते हैं, चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो वारियम के सदस्य होते थे, तो इस वारियम के सदस्यों का चुनाव जो है लॉटरी पद्धति द्वारा होता था। लॉटरी पद्धति से आप सभी वाकिफ होंगे कि कई सारे सदस्य होते हैं, उनका नाम लिख करके किसी डिब्बे में डाल देते हैं, और इसके बाद में वो
जो पर्ची होती है उसको निकालते हैं और जिसका नाम आ गया उसी को जो है उम्मीदवार घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो यही चीज थी। लॉटरी सिस्टम के द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता था और इस लॉटरी पद्धति को कहते क्या थे चोल काल में, तो कुडबोलई कहते थे। क्या कहते थे? कुडबोलई कहा जाता था। इसके बाद में जो है कुडबोलई पद्धति द्वारा या लॉटरी पद्धति द्वारा जो है वारियम के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। फिर क्या है कि सदस्यों का कार्यकाल जो है 360 दिन का होता था। ठीक है, 360 या एक वर्ष का होता था। तो 360, अभी 5 डेज बचे ना, तो जो 5 डेज बचते थे, जो भी बचते थे, तो उन 5 डेज में सिर्फ और सिर्फ 5 डेज तक आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार किया जाता था कि कितना पूरे वर्ष में कितनी इनकम हुई और जो है कितना जो है हमें जो है व्यय हुआ और कितना आय हुआ। तो इस तरीके से जो है 5 दिन सिर्फ और सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता था, बाकी 360 दिन अन्य सभी कार्यों को देखा जाता था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, एक नोट बना, आप लोग एक नोट बनाइए जिसमें कि क्या बताया गया है कि सभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि अभी तो आपने बताया कि 360 दिन या एक दिन, तो नहीं, 360 दिन या फिर एक वर्ष जो होता था, ये जो वारियम यानी कि जो समिति थी, तो उस समिति के सदस्यों का जो है कार्यकाल होता था क्या, एक वर्ष का होता था या 360 दिन का होता था। लेकिन ये हम बात किसकी कर रहे हैं? सभा के सदस्यों की। सभा या महासभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता था, तो वो कितने वर्ष का होता था? तो वो 3 वर्ष का होता था। तो क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को, ये चीज से क्लियर हो गई होगी कि अगर समिति के सदस्यों का कार्यकाल पूछता है तो समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष या 365 दिन या 360 दिन होगा। लेकिन अगर सभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछता है तो वो क्या था? वो 3 वर्ष होता था। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम जानते हैं क्या ग्राम सभा के कार्य कौन कौन से थे। यानी कि ये जो ग्राम सभा होती थी स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आती थी, इनका कार्यकाल क्या क्या कार्य होते थे, कौन कौन से कार्य इनको करने अनिवार्य थे। तो सबसे पहली चीज तो थी भू स्वामित्व तथा सिंचाई संबंधी कार्य, जो है इसी ग्राम सभा के अंतर्गत आता था। भू स्वामित्व तथा सिंचाई संबंधी कार्य जो भी होते थे, यानी भूमि से संबंधित, जो कि किसकी भूमि है, किसको ट्रांसफर की जाए, या फिर जो जैसे लोग उस समय अपनी भूमि को बेचते भी होंगे तो, और किसको ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये सारे जिम्मेदारी किसकी होती थी? ग्राम सभा की होती थी। ठीक है, अब इसके बाद में भू राजस्व वसूल करना भी जो है इसी ग्राम सभा का कार्यकाल होता था। इसके बाद में जो है बैंकिंग का कार्य जो है यही करती थी, ग्राम सभा ही देखती थी। इसके बाद में सड़क, तालाब, नाली की मरम्मत, ये जो है ये सारी चीजें ग्राम सभा ही देखती थी। और क्या था, जैसे बाढ़ आ गई, कोई अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो ये सब महामारी आने पर, यानी ये अकाल आने पर या महामारी आने पर ये ग्राम सभा जो होती थी तो अपने पब्लिक की जो है क्या करती थी? हेल्प करती थी। ठीक है, तो इस तरह से। और क्या था कि करारोपण यानी कर लगाना, उसकी भूमि की माप करना और भूमि का वर्गीकरण करना, ये भी जो है किसके अंतर्गत आता था? ग्राम सभा के अंतर्गत आता था कि भूमि की माप करना और भूमि का वर्गीकरण, यानी कि भूमि का वर्गीकरण कि भूमि जो है किस कैटेगरी की है, यानी कि भूमि कौन सी कितनी उपजाऊ है और कौन किस हिसाब से बंजर है। तो जिस हिसाब से उपजाऊपन के आधार पर जो है क्या किया जाता था? इस पर कर लगाया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सभा मंदिर से संबंधित कार्य भी जो है ग्राम सभा ही देखती थी। और क्या था? विद्यालयों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं मंदिरों को दी जाने वाली अक्षय निधि सभा के अंतर्गत ही आती थी। अब ये अक्षय निधि क्या है? अक्षय निधि का मतलब होता है अक्षय निधि जो धन क्षय ना हो, यानी कि कम ना हो। तो ये जो है जैसे कि कोई धन, यानी कि जैसे किसी विद्यालयों के लिए और चिकित्सालयों के लिए या धर्मशालाओं के लिए जो जैसे राजा के द्वारा दी गई भूमि होती थी, या फिर जो उद्योगपति होते थे वो भूमि दे देते थे,
इन विद्यालयों को चलाने के लिए, चिकित्सालयों को चलाने के लिए या धर्मशालाओं को चलाने के लिए जो भूमि दे दी जाती थी या फिर गांव कुछ दे दिए जाते थे, तो उसमें क्या होता था कि ये जो भी इनके द्वारा इनकम होती थी, इस भूमि के द्वारा यानी भू राजस्व के द्वारा जो दान में दी गई भू राजस्व या फिर भूमि होती थी, इनके द्वारा जो भी इनकम होता था तो वो किसके अधीन रहती थी? इस सभा के अधीन रहती थी। ठीक है, यानी कि जो भी आता था धन, जो भी इनका इनकम होती थी, तो मंदिर में कितना लगना है, चिकित्सालयों में कितना व्यय करना है और धर्मशालाओं में कितना व्यय करना है, ये सभी काम कौन देखता था? तो ये जो है सभा ही देखती थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो सभा की बैठक होती थी, तो ये किसी मंदिर या तालाब के किनारे या पेड़ों के नीचे होती थी। आज की तरह नहीं था कि भवन बने हुए थे तो वहां पर होती थी। ये जो है एक तरीके से क्या थी कि जैसे पंचायत होती है, तो इसमें जो है सभा की बैठक किसी मंदिर में होती थी या तालाब के किनारे हुआ करती थी या पेड़ों के नीचे हुआ करती थी। और क्या था, ग्राम सभा जो है खर्च के लिए कर भी लगा सकती थी। ये भी इसका काम था कि अगर भाई जब ये सारा कुछ देख रही है, सारा कुछ नाली यही बनवा रही है, सड़कों की मरम्मत ये करवा रहा है, इसके बाद में जो अकाल पड़ रहा है तो अपने जो इनकी जो जनता थी, जो पब्लिक थी, तो इनकी हेल्प करना भी इनका काम था। और क्या था कि भूमि की माप भी करते थे, भूमि का जो है कर निर्धारण भी करते थे। तो इस तरह से जब ये सारी चीजें इन्हीं के अंडर में थी, तो जाहिर सी बात है कि इनको कहीं ना कहीं कर लगाने का अधिकार भी था। तो ये जो सभा होती थी, तो ये खर्च करने के लिए जो है कर लगा सकती थी, घटा या बढ़ा सकती थी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद में ग्राम सभा में जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्राम सभा में स्त्रियों और शूद्रों की संख्या जो है क्या थी? बिल्कुल नगण्य थी, बिल्कुल शून्य थी। ठीक है, स्त्रियों की और शूद्रों की संख्या क्या थी? नगण्य या शून्य थी। अब इसके बाद में आता है, हमने महासभा या महासभा के बारे में डिस्कस किया। अब नगरम बचे, अब हम नगरम की बात करते हैं। तो अगर नगरम को हमने कल बताया था कि नगरम क्या था, तो नगरम जो है कौन होता था? ये व्यापारियों से संबंधित होती थी, यानी कि व्यापारी वर्ग लोग यहाँ पर रहते थे। तो ये जो है किससे संबंधित थी? व्यापारियों से संबंधित थी। फिर क्या था? व्यापारियों की बस्ती जो होती थी, तो उसको क्या कहा जाता था? वीरपत्तनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो व्यापारियों की बस्ती को वीरपत्तनम कहा जाता था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नगरम से संबंधित अज्जुवड़म तथा मणिग्रामम होते थे। ये दो संस्थाएं होती थी जो कि अज्जुवड़म या फिर मणिग्रामम होती थी। तो ये किससे संबंधित थी? ये व्यापारियों से संबंधित थी। फिर क्या था? महासभा और ग्रामम में से सर्वाधिक उल्लेख जो है चोलों के अभिलेख में किसका किया गया है? तो सभा या महासभा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है किसमें? चोलों के अभिलेख में। तो इस तरह से ये जो इनकी थी स्थानीय प्रशासन था चोलों का, चोलों से संबंधित जो स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले थे, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अब बचा हुआ है क्या? जो चोलों की न्याय व्यवस्था थी वो बची हुई है। फिर इनकी सैन्य व्यवस्था किस तरीके की थी, और फिर इसके बाद में और देखते हैं क्या। तो लगभग सारा कुछ हो चुका है चोल प्रशासन से संबंधित। अब कल के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजें, यानी कि ये सारी चीजें कलेक्ट करके जो है कल के वीडियो के द्वारा जो है इस चैप्टर का अंत कर दिया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन जाने के पहले आपसे ये जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय के साथ प्रोवाइड हो सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। कल हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।